सोच के देखिए, एक शहर के लिए पूरे 200 साल तक जंग। प्राचीन भारत में ऐसा हुआ था और आज हम उसी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प कहानी को सुलझाने जा रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ है। असली सवाल तो ये है कि एक शहर के लिए 2 सदियों तक चला ये संघर्ष एक बिल्कुल अलग इलाके यानी राजस्थान में एक मशहूर राजवंश को जन्म कैसे दे सकता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर इतिहास की कड़ियां अक्सर ऐसे ही जुड़ती हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सम्राट हर्षवर्धन की मौत से। उनके जाने के बाद नॉर्थ इंडिया में एक पावर वैक्यूम सा बन गया, एक खालीपन, और हर कोई इस खाली जगह को भरने के लिए तैयार बैठा था। और इस पावर गेम का एपिसेंटर था कन्नौज शहर। इसे सिर्फ एक कैपिटल मत समझिए, ये तो नॉर्थ इंडिया पर हुकूमत का ताज था। मतलब जिसने कन्नौज को जीत लिया, समझो उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत लिया। इसीलिए ये सबके लिए अल्टीमेट प्राइज था। अब इस प्राइज के लिए 3 बड़ी बड़ी शक्तियां आमने सामने आईं और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे मशहूर त्रिपक्षीय संघर्ष। तो मैदान में 3 बड़े खिलाड़ी थे। ईस्ट से आए पाल, वेस्ट से प्रतिहार और साउथ से आई सबसे ताकतवर शक्ति राष्ट्रकूट। 3 साम्राज्य, 3 अलग दिशाएं, लेकिन निशाना सबका एक ही था, कन्नौज पर कब्जा। इसके बाद जो हुआ ना, वो जीत और हार का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था। कन्नौज बिल्कुल एक ऐसे घूमते हुए ताज की तरह बन गया जिसे कोई भी अपने सिर पर टिका ही नहीं पा रहा था। और ये चक्र कुछ ऐसा चलता था। सबसे पहले पालों ने मौके का फायदा उठाया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। लेकिन उनकी जीत ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि प्रतिहारों ने उन्हें वहां से भगा दिया। फिर साउथ से राष्ट्रकूटों की जबरदस्त सेना आई और उन्होंने प्रतिहारों को भी हरा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि उन्हें फौरन ही वापस लौटना पड़ा। और यही सिलसिला, यही सेम साइकिल बार बार दशकों तक चलता रहा। जीत, फिर हार और फिर से वही चक्र। कन्नौज एक ऐसा शहर बन चुका था जिसे हर कोई जीतना तो चाहता था, पर जीतकर अपने पास रख नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर राष्ट्रकूट इतने पावरफुल थे और हर बार जीत भी रहे थे, तो आखिर वो कन्नौज पर कब्जा करके टिकते क्यों नहीं थे? वो बार बार साउथ वापस क्यों लौट जाते थे? इसका जवाब उनकी सबसे बड़ी ताकत में ही छिपा था, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, उनका विशाल साम्राज्य। जब भी उनकी मेन आर्मी नॉर्थ में जीत हासिल करती, साउथ में उनके दुश्मन उनकी कैपिटल पर हमला कर देते, तो उन्हें हमेशा अपने घर को, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए वापस भागना पड़ता था। तो 200 साल की इस खींचातानी के बाद असली विजेता कौन बना? शायद ही सुनकर थोड़ी हैरानी हो, क्योंकि इस कहानी में एक नहीं बल्कि 2 विजेता थे। जरा सोचिए, राष्ट्रकूट एक ऐसी पावर थे जो कभी कोई बड़ी लड़ाई हारे ही नहीं। मिलिट्री के हिसाब से वो अनबीटेबल थे। लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? प्रतिहार। मतलब एक ने सारी लड़ाइयां जीती, पर ताज किसी और के सर पर सजा। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है कि कैसे इस 200 साल लंबे युद्ध की राख से एक बिल्कुल नए राजवंश यानी राठौड़ों का उदय हुआ। देखिए, इस लंबी लड़ाई ने सबको कमजोर कर दिया था। राष्ट्रकूट साउथ में बिखर गए, प्रतिहार कन्नौज में कमजोर पड़ गए, और इस सारी उथल-पुथल के बीच राजस्थान का एक अमीर ट्रेडिंग टाउन पाली बिल्कुल असुरक्षित हो गया। पाली के जो व्यापारी थे, पालीवाल ब्राह्मण, वो इस लूटपाट से तंग आ चुके थे। उन्हें एक प्रोटेक्टर की, एक रक्षक की सख्त जरूरत थी। और तब उन्हें याद आए वो पुराने दिन जब ताकतवर राष्ट्रकूटों के राज में वहां शांति हुआ करती थी। और यहाँ इतिहास ने एक गजब का मोड़ लिया। सदियों बाद लगभग 1240 ईस्वी में पाली के व्यापारियों ने राष्ट्रकूटों के वंशजों को ढूंढ निकाला, जो उस वक्त बदायूं में रह रहे थे। उन्होंने एक राजकुमार राव सिंहा को एक इनविटेशन भेजा, और ये एक ऐसा इनविटेशन था जो राजस्थान का पूरा भविष्य बदलने वाला था। और बस उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। 1240 ईस्वी में राव सिंहा मारवाड़ आए और उन्होंने उस राठौड़ वंश की नींव रखी जिसने आगे चलकर जोधपुर और बीकानेर जैसे महान राज्य बनाए।
तो इस तरह एक शहर के लिए 200 साल तक चले युद्ध ने बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से एक पूरे नए इलाके का इतिहास लिख डाला। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अतीत के और कौन से ऐसे भूले बिसरे संघर्ष हैं जो आज की दुनिया को, हमारे वर्तमान को अनजाने में ही सही पर आकार दे रहे हैं।